All right, so I will start today's session with a very quick revision of what we learned in the last lecture. लास्ट लेक्चर में हमारा क्या हुआ था उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने रोलिंग मोशन सीखा था। रोलिंग मोशन ये एप्लीकेबल होता है फॉर बॉडीज लाइक रिंग, स्फीयर, सिलेंडर। तो इन दिस केस जब बॉडी किसी एक सरफेस पे रोल करता है, you have a body like a ring or a wheel, whatever it is, when it rolls, आपको पता है रोलिंग का मतलब क्या होता है, तो you should be aware of what is rolling। तो जब ये बॉडी रोल होगा तब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज द ओनली पॉइंट इन दिस बॉडी जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव होगा। तो सेंटर ऑफ मास का सिर्फ ट्रांसलेशन होगा एंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज v। इसको छोड़ के ये जो मैंने रिंग लिया है, इसको छोड़ के सेंटर ऑफ मास को छोड़ के कोई भी और पार्टिकल अगर होगा, लेट अस टेक अ पार्टिकल ओवर हियर। तो जैसे ये बॉडी आगे गया, एज सुन एज दिस बॉडी गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेप्ट फॉर सेंटर ऑफ मास ऑल अदर पार्टिकल्स परफॉर्म रोटेशनल मोशन। इसका मतलब रोलिंग मोशन क्या होता है? रोलिंग मोशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन। किसका ट्रांसलेशनल मोशन? सेंटर ऑफ मास का, प्लस रोटेशनल मोशन। किसका रोटेशनल मोशन? तो सेंटर ऑफ मास को छोड़ के सारे पार्टिकल्स का रोटेशनल मोशन अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो रोटेशनल मोशन का जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास में से परपेंडिकुलर टू द रिंग पास होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी पास होता है। तो ये समझना जरूरी है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं इसी रिंग को सिर्फ एक अलग व्यू से देख रहा हूँ, अलग एंगल से देख रहा हूँ। तो जब बॉडी रोल होगा तो बाकी सारे पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पे ए पार्टिकल लिया है मैंने, ये ए पार्टिकल जो है इट विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन, बट रोटेशनल मोशन इज अलोंग the axis passing through center of mass and perpendicular to the plane of the ring or the disc जो भी है, राइट। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी will be equal to energy of translation plus energy of rotation। एक चीज हमेशा याद रखो, बहुत जगह पे आप ये गड़बड़ फेस करोगे या कंफ्यूजन फेस करोगे। कंफ्यूजन ये है कि कहाँ पे हमको टोटल एनर्जी लेनी है, कहाँ पे हमको सिर्फ काइनेटिक लेनी है, कहाँ पे हमको सिर्फ पोटेंशियल लेना है। जब ये बॉडी रोल हो रहा है, हमने ऐसा बोला क्या इट इज रोलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? नहीं बोला हमने, हमने बोला इट इज रोलिंग, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं कर रहे हैं और हम प्योर मोशन की बात कर रहे हैं। जब प्योरली मोशन होता है तो एनर्जी भी प्योरली काइनेटिक होता है। तो ये जो मैंने ई और ई लिखा था वो काइनेटिक एनर्जी था। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ ऑल अदर पार्टिकल्स। आपको पता है ये आता है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये आपका आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आपका आ गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह पे एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नाउ वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि यहाँ पे ये एम के स्क्वायर कब लिखते हैं और एम आर स्क्वायर कब लिखते हैं? देखो, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर ये स्पेसिफिकली रिंग के केस का है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जब सेंटर ऑफ मास से पास होगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग होगा, तब आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिखोगे आप। तो ये जो केस है एम आर स्क्वायर, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग स्पेसिफिकली। जब आप एम के स्क्वायर लिखते हो तो ये जनरल केस है। अगर मैंने बॉडी रिंग की जगह पे डिस्क ले ली तो आई कैन टेक डिस्क एज वेल ना, मैं डिस्क भी ले सकता हूँ, राइट।
तो k की वैल्यू फॉर डिस्क r/√2 होती है, ये हमने करके रखा है। ओके, तो हम लोग m² इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जनरल केस है, हमको पता नहीं कि बॉडी का टाइप कौन सा है। फिर हमने टेबल बनाया था आखिरी में जहाँ पे हमने अलग अलग बॉडी के लिए k की अलग अलग वैल्यू हमने वहां पे लिखी थी, और मैंने बाकी आपको एक असाइनमेंट भी दिया था उस पर। तो m² कब लिखना होता है? जब ये जनरल केस है, हम जनरल इक्वेशन बना रहे हैं, हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट रिंग है, डिस्क है, ऐसा बोल के डिराइव नहीं कर रहे हैं हम जनरल केस बना रहे हैं। तो ये आपका आएगा हाफ m v² प्लस हाफ k², ओमेगा इज v/r। तो इसमें से आप हाफ m v² कॉमन निकाल लेते हो, तो 1 प्लस k²/r²। ऐसा इक्वेशन आपको मिलता है रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का। तो ये याद रखना आप, क्योंकि ये आगे लगने वाला है आज के टॉपिक में। तो फिर हमने अलग अलग केसेस देखे थे। अगर रिंग होगा तो रिंग के लिए k²/r² की वैल्यू 1 होती है, तो फिर टोटल एनर्जी का इक्वेशन आता है mv², क्योंकि k² प्लस r² 1 डाल दिया, 1 प्लस 1 2, ये 2 और ये 2 कैंसल। फिर हमने डिस्क का देखा था, हमने हॉलो स्फीयर का देखा था, हमने सॉलिड स्फीयर का देखा था। ओके, so this is what you have learned so far। और ये इक्वेशन हाफ mv² 1 प्लस k²/r² इज important। now going one step ahead, तो आज का टॉपिक जो है वो पिछले टॉपिक के साथ इन कनेक्शन है, सिर्फ हम यहाँ पे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने जो बॉडी लिया था वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रोल कर रहा था। इस केस में हम जो बॉडी लेने वाले हैं, इट इज रोलिंग बट डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो डाउन एन इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या होता है कि ये जो बॉडी है ये एक स्लोप पे है, और ये स्लोप से नीचे आ रहा है बेसिकली। सो यू हैव अ बॉडी, लेट अस से इनिशियली ओवर हियर। ओके, तो ये एक बॉडी है। तो कंसिडर अ बॉडी, rigid body of mass m and radius r rolling down an inclined plane. Angle of inclination of the plane is theta. ओके, मैंने अभी भी यहाँ पे बोला कि कंसिडर अ बॉडी, मैंने ऐसा नहीं बोला कंसिडर अ रिंग, राइट। तो हम लोग हमेशा जनरल इक्वेशन बनाते हैं, और लास्ट में हम फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी के लिए उसको मॉडिफाई कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग k²/r²। ओके, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर पहले ही प्री डिफाइन करके रख देता हूँ। उसमें से एक है हाइट, ये है हाइट h। तो बॉडी ने h हाइट से रोल होना स्टार्ट किया, तो बॉडी स्टार्टेड रोलिंग डाउन फ्रॉम हाइट h मान लो। और ये जो सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ है s मान लेते हैं। लेट अस से this length is s। okay, and of course ये जो बॉडी है, oops, ये होता रहता है मेरे साथ, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट आई विल मेक श्योर इट इज करेक्टेड। okay, anyways, this keeps on happening every now and then। कोई बात नहीं, we are all in learning phase, so okay, anyways, तो ये जो इंक्लाइन सरफेस है इसका लेंथ s है। नाउ जब ये बॉडी सरफेस से नीचे आ जाएगा यहाँ पे, लेट मी से, लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट ए, दिस एज पॉइंट बी। तो assumption, let us assume the body was initially at rest at point A, तो u equal to 0। तो जब वो नीचे आ रहा है, डेफिनेटली ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे अगर आ रहा है तो उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, और फाइनली बी पॉइंट पे उसका कुछ स्पीड हो जाएगा v। और ऑफ कोर्स ए पॉइंट पे स्पीड 0 था, बी पॉइंट पे स्पीड v हो गया,
इसका मतलब ये है कि स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन है। तो हमको इस टॉपिक में क्या क्या करना है पहले ये समझ लो। हमको स्पेसिफिकली 3 इक्वेशन बनाने हैं। एक, व्हाट इज द फाइनल स्पीड, मतलब जब ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड पे टच हो जाएगा तो उसका स्पीड कितना। दूसरा, उसका एक्सेलरेशन कितना। तीसरा, टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में टाइम कितना लगा। टाइम ऑफ डिसेंट ये आपके सिलेबस में, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं दिया है, बट उसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि न्यूमेरिकल एक है जिसमें टाइम ऑफ डिसेंट पूछा है लेकिन इक्वेशन तो डिराइव नहीं किया, तो हम करने वाले हैं। तो 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। पहले क्वेश्चन समझ लो कि प्रॉब्लम क्या है, रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट स्लिपिंग। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय विदाउट स्लिपिंग। देखो ऐसा है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आपने अभी अभी रिसेंटली जेई नीट के क्लासेस में फ्रिक्शन सीखा होगा, या तो 11 में सीखा होगा आपने, राइट। तो जब आप बोलते हो विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है कि बॉडी इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में क्या होता है आपको पता है, रोलिंग मोशन में रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है। इस चीज को अच्छे से सुन लो और समझ लो। रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशन और रोटेशन है, और जब हम बोलते हैं विदाउट स्लिपिंग मतलब वहां पे फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर इस ऑब्जेक्ट में और प्लेन में फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म नहीं करता, तो वो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करता। अभी ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, लेट मी शो यू बाय एन एग्जांपल। तो मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि व्हाट हैपेंस इन अ ट्रांसलेशनल मोशन। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और ये ऑब्जेक्ट जो है इट इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स। ओके, तो जब सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, जब सिर्फ ट्रांसलेशन होगा मतलब स्लिपिंग होगा। स्लिप होना मतलब क्या, आप खुद भी तो कितनी बार स्लिप होते हो, हुए होंगे ना लाइफ में कहीं ना कहीं। क्यों, फ्रिक्शन नहीं था। फ्रिक्शन नहीं था मतलब यहाँ पे बॉडी जो है वो सीधा स्किड हो जाता है, स्किडिंग, राइट। इसका मतलब जब स्किडिंग की बात होती है तो बॉडी रोल नहीं हो रहा। बॉडी रोल नहीं हो रहा मतलब बॉडी क्या हो रहा है, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। और आप देख रहे हो कि ट्रांसलेशन मोशन जब परफॉर्म होगा तो कोई भी पार्टिकल रोटेट नहीं हो रहा है। तो अगर आपने ये वर्ड मेंशन नहीं किया होता विदाउट स्लिपिंग तो इसके 2 मतलब थे। फिर हमको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता कि उस बॉडी में और ये जो सरफेस ऑफ प्लेन है इसमें फ्रिक्शन है या नहीं है। तो व्हेन यू से विदाउट स्लिपिंग, ये पॉइंट नोट कर लो। व्हेन यू से विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग मतलब देयर इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। और जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है तो मोशन होता है रोलिंग। अगर आपने बोला द बॉडी इज स्लिपिंग और स्किडिंग, तो स्लिपिंग अगर आपने बोल दिया तो आप बोल रहे हो फ्रिक्शन इज एब्सेंट। और फ्रिक्शन एब्सेंट बोलने का मतलब है कि मोशन इज ओनली ट्रांसलेशनल, लीनियर रोटेशन नहीं है वहां पे। तो रोटेशन मोशन इंक्लाइन प्लेन पे होने के लिए फ्रिक्शन होना चाहिए। फ्रिक्शन हैज टू बी देयर, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की बात आती है तो सब कुछ सेम दिया होगा, हो सकता है सब कुछ सेम दिया है और बोल दिया है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज स्किडिंग। स्किडिंग मतलब स्लिपिंग मतलब फ्रिक्शन नहीं था। फ्रिक्शन नहीं था तो मोशन सिर्फ ट्रांसलेशन होगा। मोशन सिर्फ ट्रांसलेशन होगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां से एब्सेंट होगा। अगर वो एब्सेंट होगा तो total kinetic energy is only half mv square. This is what you need to understand.
आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट वेरी क्लियर. तो विदाउट स्लिपिंग मीन्स फ्रिक्शन है मतलब मोशन रोलिंग है. रोलिंग है मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशन है. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मोशन सिर्फ ट्रांसलेशन है, रोटेशनल नहीं है. मतलब रोलिंग नहीं है, इट इज जस्ट स्ट्रेट लाइन मोशन. गुड. नाउ अगेन द थिंग इज वेरी सिंपल. आपको पहले तो सिस्टम को एक्सप्लेन करना है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम क्या करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टेक a body, rigid body of mass m, radius r, right, rolling down an inclined plane of inclination theta from height h. तो ये सिर्फ लिखना पड़ेगा पहले हमको. consider a body of mass capital M and radius capital R rolling down an inclined plane of inclination theta from height h. Right? As I mentioned earlier कि initial velocity 0 है, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा. Let the body starts from rest. Let the body starts from rest. Starts from rest. रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि एट पॉइंट ए या फिर एट हाइट एच काइनेटिक एनर्जी इज 0. only energy is potential energy, and you know potential energy is given by mgh, right? Similarly, जब बॉडी पॉइंट बी पे आएगा, पॉइंट बी कहाँ पे है? ग्राउंड पे है. ग्राउंड पे मतलब हाइट कितना है? 0 है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, and potential energy will be 0 since height at B is 0, where V is velocity at point B. तो जब बॉडी ए पॉइंट पे था तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ. रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि वहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था. देयर वाज नो kinetic energy, it was only potential energy. Okay, and B पॉइंट पे आया, मतलब B पॉइंट पे आने का मतलब ये होता है that height becomes 0, मतलब only energy at B is kinetic. तो आप अब यहाँ पे conservation of energy अप्लाई करोगे. So according to law of conservation of energy, total energy at point A equal to total energy at point B. Total energy at point A is of course kinetic तो 0 ही है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो only potential energy. and total energy at point B, ग्राउंड पे पोटेंशियल 0 है तो काइनेटिक एनर्जी. या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस, अगर आपको ये नहीं लिखना तो देखो क्या हो रहा है. ए पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, बी पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था. तो क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में. तो आप बोल सकते हो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो लॉस इन potential energy is equal to gain in kinetic energy, right? तो potential energy at A, mgh, capital M by the way, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट का मास को कैपिटल एम से डिनोट करके रखा है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी.
इंटेंशनली मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है, जस्ट टू टेल यू कि ऐसा नहीं करना। हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, करेक्ट। एम एम कैंसल, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? एग्जैक्टली इसलिए मैंने ये आज रिवाइज करवाया। रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग, फ्रिक्शन है मतलब रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन में टोटल एनर्जी इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, मतलब ई टोटल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होगा, उसमें रोटेशनल एनर्जी का पार्ट भी लिखना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली आपको ये इक्वेशन यूज करना है। तो जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तब काइनेटिक एनर्जी जो आपने लिखा है वो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होने वाला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि दैट इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन गो रॉन्ग। बाकी इसमें कुछ नहीं है गलती करने जैसा। तो वी डोंट वांट टू मेक मिस्टेक्स इन एग्जाम्स, इसलिए बेटर इज टू नो योर मिस्टेक्स नाउ। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी will be half mv square 1 plus k square by r square, because it is rolling motion. Good. So अब you have correct equations now. Now you can write down potential energy at A is mgh, kinetic energy at B is half mv square 1 plus k square by r square. इसमें से मैंने m और m को कर दिया डिलीट, एंड इसी इक्वेशन को अगर मैं v के लिए लिखता हूं तो m को हमने कर दिया कैंसल आउट। v स्क्वायर आपको मिलेगा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मतलब v मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो डिफरेंस मैं अभी समझा देता हूं, एक तीर से दो निशाने कैसे मारे जाते हैं। अगर मोशन रोलिंग है तो नीचे ये फैक्टर होगा, मतलब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा। अगर मोशन सिर्फ ट्रांसलेशनल है तो ये फैक्टर नहीं होगा, मतलब उस केस में आपको v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh मिलेगा, जो पहले आया था। याद रखो हमने जब ये पार्ट नहीं लिखा था तो यही आया था। गुड। तो हाउ टू मेक थिंग्स सिंपल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो आपको अब ये याद रखना है कि रोलिंग मोशन है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, क्योंकि ये रोटेशन से ही आता है। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि के इक्वेशन में के दिखना मतलब रोटेशनल मोशन है, राइट। अगर ये रोटेशन नहीं है, प्योरली ट्रांसलेशन है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को जीरो लिख देना, बात खत्म। ओके, सिर्फ वेलोसिटी के लिए नहीं, आगे भी काम में आने वाला है। इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 गिव्स final velocity or velocity at point B। अब वेलोसिटी मिल गया, अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन का इक्वेशन। और एक्सेलरेशन का इक्वेशन सिंपल है, तो पहले तो डिफाइन कर लेते हैं। लेट ए बी द एक्सेलरेशन of the body rolling down the inclined plane। rolling down the inclined plane। okay, as you know, आपने इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं।
तो आई होप यू नो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। आपको पता होगा वी नो दैट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बट initial velocity was 0, therefore v square equal to 2as, which implies a equal to v square by 2s। अब यहां पे और एक गड़बड़ होती है, ऑब्जेक्ट ए से बी गया है तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है s। समटाइम्स घाई घाई में, जल्दबाजी में हम लोग h लिख देते हैं, नहीं, ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे मूव हो रहा था तो डिस्टेंस s लिखना पड़ेगा। यू हैव टू बी केयरफुल हियर। तो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर यहाँ पे है हमारे पास 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन 2s राइट। बट मतलब ऑफ कोर्स ये क्यों लिखा आपने, सिंस, व्हाई डिड वी राइट दिस थिंग डाउन, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमारे पास वी स्क्वायर का इक्वेशन अवेलेबल है इसलिए हमने लिखा है। So we have written down this because we had v square equal to 2gh upon 1 plus k square by r square। अब if you know what is sin theta, तो इस डायग्राम से आपको समझेगा कि sin theta is अपोजिट साइड मतलब h अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब s, तो h अपॉन s। तो साइन थीटा इज h अपॉन s फ्रॉम फिगर। तो आई विल टेक दिस हियर एंड विल से बट साइन थीटा इज h अपॉन s कहां से, फ्रॉम फिगर। Therefore you have s equal to h upon sin theta। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 3। फिर मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में, मतलब इक्वेशन 2 में जो s है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये बहुत बेसिक चीज है, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है ये, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो जस्ट फॉलो, फ्लो में चलते रहो, अपने आप डिराइव होगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन था ए का, उस इक्वेशन में हम s की जगह पे h साइन थीटा डालने वाले हैं। तो हम a के इक्वेशन में s की जगह पे यहाँ पे h अपॉन साइन थीटा डालने वाले हैं। टू गया, h गया, साइन थीटा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, मतलब वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देयरफॉर एक्सेशन का इक्वेशन आपको मिल गया, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, अब बहुत बार ऐसा होता है कि वी आर नॉट श्योर कि हमारा इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, ये भी वेलोसिटी का भी, तो डायमेंशनली चेक कर लेते हैं दोनों को। अंडर रूट ऑफ टू तो नंबर है, जी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू h है मीटर, अपॉन के डिस्टेंस और आर भी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इज ए नंबर, डायमेंशनलेस, नंबर प्लस अ नंबर इज ए नंबर, मतलब डिनोमिनेटर के जो डायमेंशंस है ही नहीं, तो डायमेंशन जो भी आ रहे हैं सिर्फ न्यूमरेटर से आ रहा है। तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड मतलब डायमेंशंस मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी मतलब करेक्ट है। तो यू आर राइट हियर, बी का इक्वेशन आपका बिल्कुल सही है। एक्सेलेरेशन का चेक कर लो, g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साइन थीटा कभी सुना है क्या, साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा कभी सुना है, सुनोगे भी नहीं, क्योंकि साइन ऑफ थीटा इज जस्ट अ नंबर,
तो साइन ऑफ एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसके डायमेंशन नहीं है। मैंने ऑलरेडी बताया कि नीचे के जो डायमेंशन है ही नहीं, तो ए के डायमेंशन आएंगे सिर्फ जी से, मतलब मीटर पर सेकंड पर, मतलब इक्वेशन करेक्ट है आपका। सिर्फ एक गलती ये होती है कभी कभी, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इन हरी, ये नीचे लिख देते हो, दैट इज रॉन्ग। तो ये आप डायमेंशनली भी नहीं वेरीफाई कर सकते, क्योंकि साइन थीटा को ऊपर लिखो, साइन थीटा को नीचे लिखो, डायमेंशन सेम ही आते हैं। तो जस्ट बी लिटिल केयरफुल देयर, सिर्फ वहां पे थोड़ा ध्यान रखना कि गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमको मिल गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। So equation number 4 gives acceleration of rolling body. Equation 4 gives acceleration of body rolling down an inclined plane. ओके, तो लास्ट टास्क जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं, इट इज नॉट देयर इन टेक्स्ट बुक बट यू हैव टू डू इट। तीसरा क्वेश्चन है, जब भी मोशन की बात होती है तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए कि ए से बी पार्टिकल बॉडी आ तो गया, ऑब्जेक्ट आ तो गया, टाइम कितना लगा, उसको नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगा। तो अगेन यू विल हैव टू यूज, अभी हमको क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ डिसेंट। तो मैं पहले बोल दूंगा लेट टी बी द टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब उसको ए से बी आने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रीच पॉइंट बी starting from point A, from point A. We know that, what do you know from 11th basics or maybe school? S equal to ut plus 1/2 at square, but you already know initial velocity is 0 and you know a का इक्वेशन आपको पता है, अभी अभी आपने डिराइव किया। सो ये है a का इक्वेशन, इट विल गो हियर, and also you know s equal to h upon sin theta। therefore आप ये सारे वैल्यूज ऊपर के इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 में डाल दोगे। therefore इक्वेशन नंबर 5 becomes s की जगह पे h अपॉन साइन थीटा, u की जगह पे 0 और a की जगह पे हमने डाल दिया g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। राइट, गुड। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था t। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये जो इक्वेशन आएगा यहाँ पे, ये टर्म तो है नहीं क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाइड बाय टी था तो 0 ही हो गया वो। तो यू विल हैव, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टी स्क्वायर को एक साइड पे रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड पे शिफ्ट करने वाले हैं। सो सॉरी फॉर दिस, या। तो नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ जाएगा। ओके, तो लेट मी मेक सम स्पेस, मैं ऐसा कर लेता हूँ, बेटर बेटर, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए हम लोग ये कर रहे हैं ऐसा। सो यू हैव 1 plus k square by r square will go here in the numerator, 2 will go here, g will go over here, और साइन थीटा जब वहां ले जाओगे तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बिकम स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपके पास टी स्क्वायर का इक्वेशन। तो यू हैव दिस इक्वेशन फॉर टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था। अब जब आप स्क्वायर रूट लोगे
तो t विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा आएगा, अंडर रूट ऑफ 2h1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन जी। ये आ गया आपका टाइम ऑफ डिसेंट, इक्वेशन नंबर 6। So equation 6 gives time of descent. ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी, मतलब उस इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा, राइट। तो अब अगेन यू नीड टू वेरीफाई दिस वाया, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो डायमेंशनली। साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, एच इज इन मीटर, तो अंडर रूट ऑफ मीटर, 2 के डायमेंशंस नहीं है, इसके भी डायमेंशंस नहीं है, अपॉन जी। जी है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसल, ये सेकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा रूट में, तो आ जाएगा आपका जस्ट सेकेंड। तो टाइम इन सेकेंड, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस भी सेकेंड, मतलब आपका इक्वेशन करेक्ट है। ओके, तो जस्ट अ क्विक रिवीजन, हमने क्या किया, व्हाट वाज द टास्क इन हैंड, प्रॉब्लम क्या था, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे है एट सम हाइट h एट रेस्ट, ये रोल होके नीचे आ रहा है, और हमको फाइंड करना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला। तो स्टार्ट किया हमने बाय इक्वेटिंग काइनेटिक टोटल एनर्जीज। हमने बोला टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, बट टोटल एनर्जी एट ए इज जस्ट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक जीरो था, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे था ए पॉइंट पे। टोटल एनर्जी एट बी विल बी ओनली काइनेटिक एनर्जी एट बी, बिकॉज बी पॉइंट मतलब ग्राउंड, ग्राउंड पे हाइट जीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि रोलिंग मोशन है, रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन होता है, तो मास मास कैंसल, फिर आपको ये मिलेगा v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये मिल गया v। फिर हमको पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन आपको पता है u जीरो है, तो आपको यहाँ से a का इक्वेशन मिलेगा v स्क्वायर बाई 2s, और s आपके पास है h अपॉन साइन थीटा फ्रॉम फिगर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू वी स्क्वायर आपके पास है 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और 1 अपॉन 2s, s जैसे मैंने बताया h अपॉन साइन थीटा, 2h कैंसल, साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो a इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन। सिमिलरली आपको मिलेगा टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन। टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन हमने यहीं पे करके रखा है, आप s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में u की वैल्यू डालोगे, देन a की वैल्यू डालोगे, s की वैल्यू डालोगे, एंड सॉल्व करोगे, तो आपको मिल जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, तो ये हमारे पास 3 जनरल इक्वेशन है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अब तीनों इक्वेशन सबसे पहले हम लोग एक पेज पे लिख लेते हैं, क्योंकि नाउ स्टार्ट्स द रियल थिंग। अब ऐसा है, ये v का इक्वेशन, a का इक्वेशन इज दिस वन, और हमको चाहिए टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ डिसेंट। ये आ गया आपके पास टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन। तो फॉर द टाइम बीइंग मुझे कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, नो इश्यूज। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू, ये सारे इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं जनरल इक्वेशंस। हमने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है
कि कौन से टाइप का बॉडी है। तो अब हम लोग करने वाले हैं, तो टाइप ऑफ बॉडी, व्हाट विल बी वी, व्हाट विल बी ए, व्हाट विल बी टी। पहला केस, अगर बॉडी रिंग है या फिर हॉलो सिलेंडर है, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, रिंग मतलब हॉलो सिलेंडर, डिस्क मतलब सॉलिड सिलेंडर, तीसरा सॉलिड स्पीयर, हॉलो स्पीयर, तो हॉलो स्पीयर। सो इफ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस, तो इन तीनों चारों केसेस में, चार केसेस में आपको V, A और T का क्या वैल्यू मिलेगा वो देखना है। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, रिंग। हमको पता है रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आती है 1, मतलब 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा 1 प्लस 1 2। ओके, तो अगर रिंग का केस आप देख रहे हो तो V आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2GH/2, क्योंकि 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2 आता है रिंग के लिए, 2 2 कैंसल, मतलब अंडर रूट ऑफ GH। तो ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ GH, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीचेस द लोएस्ट पॉइंट। जब वो B पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा रूट ऑफ GH, अगर रिंग है तो। अगर डिस्क है तो ठीक है, हम पहले एक्सेशन निकाल लेते हैं फिर डिस्क पे जाते हैं। व्हाट अबाउट ए? ए के लिए जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, रिंग में 2 आता है तो 2, तो जी साइन थीटा बाई 2, तो जी बाई 2 साइन थीटा। व्हाट अबाउट टाइम ऑफ डिसेंट? ये आपका 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, वो रूट के बाहर गया तो 2 होगा रूट के बाहर। तो ये आप लिखोगे टाइम ऑफ डिसेंट 2 बाय साइन थीटा रूट ऑफ h बाय g। तो यहाँ पे आएगा 2 बाय साइन थीटा रूट ऑफ h बाय g। ये आ गया आपका टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला। नाउ इफ द बॉडी विच इज रोलिंग डाउन, बॉडी जो प्लेन से नीचे आ रहा है, अगर वो बॉडी डिस्क हुआ तो डिस्क के केस में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2 होता है। ये एज एन एक्सरसाइज भी दिया था मैंने आपको, तो ये पता होना चाहिए। ये 1/2 होता है तो ये 1 प्लस 1/2 मतलब ये 3/2 आता है। ये 3/2 आता है तो आपको इस इक्वेशन में यहाँ पे 3/2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो V आपको मिलेगा, फॉर द केस ऑफ डिस्क यू विल गेट V as 2GH अपॉन 3/2, क्योंकि 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिस्क के लिए 3/2 आया, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4GH/3। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 4/3GH। अगेन एक्सेलरेशन के लिए भी आप यहाँ पे सिर्फ 3/2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। आप डिनोमिनेटर में जब 3/2 लिखोगे, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह पे 3/2 लिखोगे तो 2/3 जी साइन थीटा, 2/3 जी साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग मोशन। सिमिलरली टाइम ऑफ डिसेंट आप फाइंड करोगे तो टाइम ऑफ डिसेंट t विल बी 1 बाय साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h, 3/2/g, कैंसल कैंसल, तो रूट ऑफ 3h/g, 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 3h/g। ऐसे इक्वेशंस आपको मिलने वाले हैं, राइट। सो एज एन असाइनमेंट फॉर टुडे, हॉलो स्फीयर का केस और सॉलिड स्फीयर का केस आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी असाइनमेंट फॉर टुडे, और बेटर आई से होमवर्क। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। यू हैव टू सॉल्व फॉर सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का केस आपको पता है
k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 2/3 आता है, और सॉलिड स्फीयर का केस भी आपको पता है, सॉलिड स्फीयर के केस में भी k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 2/5 आता है। तो यू ऑलरेडी नो दिस, आई होप। तो आप ये खुद से करोगे। तो अल्टीमेटली हम लोगों को सिर्फ v, a और t के इक्वेशंस डिराइव करने हैं फ्रॉम दिस केस ऑफ रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। दैट्स ऑल यू आर सपोज टू डू। एंड कैसे करना है, तो यू नीड टू नो बेसिक थिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रोलिंग मोशन, दो चीजें, दैट्स इट। एंड देन यू हैव टू मेक अ टेबल। दिस इज होमवर्क, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर का केस। ये सारे इक्वेशंस आपको एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी इस पे बेस्ड है, तो यू हैव टू नो दिस। ऑलराइट, so that is sufficient for today. We will stop at this point.